स्वागत है आपका स्पेशल शो में। आज 18 नवंबर की तारीख है। देश में तीसरी बार हो रहे विधानसभा चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन था। कई राज्यों में उपचुनाव के साथ साथ झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का प्रचार आज पूरी तरह खत्म हो गया। और इस चुनाव प्रचार में झारखंड से महाराष्ट्र तक बटने कटने वाला नारा खूब चला, लंबे समय तक चला। इसका एक रिफाइंड और एक्सटेंडेड वर्जन भी उछला, एक हैं तो सेफ हैं, जिसका इस्तेमाल पहली बार खुद प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र की एक रैली में किया था। इन दो नारों पर दोनों तरफ से खूब वार पलटवार हुए। एक तरफ योगी मोदी की जोड़ी के साथ अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, हेमंत बिस्वा शर्मा सभी थे, तो दूसरी तरफ पलटवार करने वाले खेमे में राहुल गांधी, शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव सबके सब शामिल थे। इस नारे पर खासकर महाराष्ट्र में महासंग्राम होता दिखा। ऐसा कि महायुति के भीतर एक तलवारें खिंची हुई थी। लेकिन हमने आपको कुछ दिन पहले ही कहा था कि यह सब बस 18 नवंबर तक चलेगा। देश पर बटने कटने का खतरा, सब कुछ खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, क्योंकि 18 तारीख को चुनाव प्रचार भी खत्म हो जाएगा। जैसा कहा था, लगता है वैसे ही हुआ है। प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस के खेमे की ओर से एक है तो सेफ है वाले नारे का पटाक्षेप किया गया। दिलचस्प अंदाज में राहुल गांधी ने इस नारे का मतलब समझाने की कोशिश की, जिस पर बीजेपी की ओर से भारी भरकम रिएक्शन आए। मगर पहले राहुल के मुंबई में किए प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो दिलचस्प हिस्सा देखिए। तो सेफ हैं और ये लक्ष्य है, तो उन्होंने अपना नारा दिया है। हम उनका थोड़ा नारे को आपको समझाना चाहते हैं। धन्यवाद राहुल जी। नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है। ये देखिए, एक है तो सेफ है। आना चाह रहे हैं, मुश्किल खुलता है ये पकड़िए। ये देखिए, एक है तो सेफ। नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है। ये देखिए, एक है तो सेफ है। आना चाह रहे हैं, मुश्किल खुलता है ये पकड़िए। ये देखिए, एक है तो सेफ है। 1 लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है जी। तो कुछ इस अंदाज में राहुल गांधी सामने आए और उन्होंने एक हैं तो सेफ हैं को समझाया। इस वीडियो को आप गौर से देखिए। पहले राहुल गांधी एक तिजोरी रखते हैं जो कपड़े से ढका हुआ था। राहुल ने सबसे पहले कपड़ा हटाया। उस तिजोरी के फ्रंट दरवाजे पर एक पोस्टर लगा था, एक हैं तो सेफ हैं। इसके बाद तिजोरी का दरवाजा खोला गया और उससे एक और पोस्टर निकला भीतर से, जिस पर पीएम मोदी और अडानी की तस्वीर छपी थी और नीचे लिखा था एक हैं तो सेफ हैं। फिर राहुल गांधी इस पोस्टर का मतलब समझाते हैं और इसके बाद राहुल फिर से तिजोरी में हाथ डालते हैं और एक दूसरा पोस्टर भी निकालते हैं जिसमें धारावी का मैप है। उसके नीचे अडानी को दिए गए धारावी प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल थी। फिर राहुल दोनों पोस्टरों को एक साथ अपने दोनों हाथों में लेकर लहराते हैं और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की ओर से बिल्कुल आखिरी दिन सबसे बड़ा हमला बोलते हैं, वो भी सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर। तो राहुल गांधी पोस्टर वाली इस पूरी कहानी का लब्बो-लुबाब ये रहा कि पीएम मोदी, अमित शाह और अडानी सब एक हो गए हैं और सिर्फ अडानी ही सेफ है, धारावी सेफ नहीं है। राहुल के मुताबिक धारावी रीडेवलपमेंट का पूरा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक व्यक्ति के फायदे के लिए किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी के इस वार पर पलटवार करने में बीजेपी ने भी ज्यादा वक्त नहीं लिया। बीजेपी की ओर से समित पात्रा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। पोस्टर के जवाब में पोस्टर यहां भी लहराया गया। महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में पोस्टरबाजी के जरिए वार पलटवार दिखा। राहुल के एक हैं तो सेफ हैं वाले पोस्टर के जवाब में समित पात्रा ने भी पोस्टर ही दिखाया। समित पात्रा ने राहुल की तरह एक के बाद एक 2 पोस्टर दिखाए। पहले पोस्टर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जमानत का जिक्र था, तो दूसरे पोस्टर पर राहुल को लेकर विवादित शब्द लिखे थे। उस पर लिखा था,
कि छोटा पोपट ने कर दी अपनी पार्टी चौपट। पोस्टरबाजी के बाद संबित पात्रा ने भी तिजोरी के जरिए पूरे गांधी परिवार को जवाब दिया। सुनिए। जिन्होंने बार बार घोटालों पे घोटाले करके हिंदुस्तान को लूटने का काम किया है, चाहे नेशनल हेराल्ड का केस हो। नेशनल हेराल्ड केस में 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 2G केस में 1,46,000 करोड़ का घोटाला, ये सब तिजोरी के अंदर इसके धनराशि बंद है। तिजोरी के अंदर गांधी परिवार द्वारा लूटा हुआ पैसा बंद और मां बेटे एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 आज बेल पर बाहर है। उन्होंने पोस्टर दिखाया है तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। ये असली पोस्टर तो ये है। क्या है तिजोरी के अंदर? ये मोटा माल जो गांधी परिवार ने लूटा है वो है तिजोरी के अंदर, और तिजोरी के बाहर ये एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 दोनों बेल पे बाहर हैं। और दूसरा पोस्टर है छोटा पोपट कर दी अपनी पार्टी चौपट। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने राहुल के लिए जिस विवादित शब्द का इस्तेमाल किया उसकी वजह भी आपको बताते हैं। आज भी सोशल मीडिया देख रहा था, हम सबके बहुत निकट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे, उनके एक इंटरव्यू को हम देख रहे थे, जिसमें बाला साहेब ठाकरे ने जब राहुल गांधी के विषय में पूछा गया तो बाला साहेब ठाकरे झुंझला गए। उन्होंने कहा, अरे वो छोटा पोपट के बारे में मत पूछो, छोटा पोपट है वो, पोपट है। मैं आज इस मंच से कहता हूं और राहुल जी के भाषा में कहता हूं, छोटा पोपट ने किया है कांग्रेस चौपट। छोटा पोपट करे कांग्रेस चौपट। इस छोटे पोपट ने, जिसका नाम राहुल गांधी है, मैं तो आपसे भी कहूंगा कि आप देखिएगा आज के बाद राहुल गांधी का नाम छोटा पोपट पड़ने वाला है। और ये नामांकन कोई हमने नहीं किया है। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, बाला साहेब ठाकरे को हर कोई पहचानता है, आदर भी हम में से हर कोई करता है। बाला साहेब ठाकरे ने राहुल गांधी का नाम छोटा पोपट रखा है। तो जैसा हमने शुरुआत में कहा, झारखंड के महाराष्ट्र तक चुनाव प्रचार में दो नारों का जोर दिखा, बटेंगे तो कटेंगे और दूसरा था एक हैं तो सेफ हैं। अब बटेंगे कटेंगे वाले नारे पर पॉलिटिक्स देखिए, लेकिन इस पर पॉलिटिक्स का आज दूसरा ही पहलू नजर आया। प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ अपने नारे बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को लेकर के खूब गरजे, विरोधियों के सवालों के बावजूद कॉन्फिडेंस में नजर आए। लेकिन लगता है जब सवाल अपनों के बीच से उठे तो योगी आदित्यनाथ थोड़े दबाव में दिखे। झारखंड के राजमहल में सीएम योगी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान वो अपने ही नारे बटेंगे तो कटेंगे को थोड़ा ट्विस्ट करते नजर आए। योगी ने कहा कि ना बटेंगे ना कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जनता पार्टी नेतृत्व की ये सरकारें सुरक्षा के लिए, सुशासन के लिए, समृद्धि के लिए कार्य कर रही है। देश तब गुलाम हुआ था जब हिंदू बटा था। बहनों और भाइयों, अब बटना नहीं है। बटे थे तो कटे थे, बटे थे तो अब पटना नहीं है। एक रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, न बटेंगे न कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। इस संकल्प के साथ हमें कार्य करना है। तो अब सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में अपने सहयोगी अजित पवार के बार बार नकारने की वजह से दबाव में आए, या फिर ये सब यूपी में अपने ही डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य के बयान का असर है? क्योंकि 2 दिन पहले ही केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया के दर्जनों कैमरों के सामने कहा था कि बटेंगे कटेंगे वाले नारे पर सीएम योगी से ही पूछना चाहिए।
उन्होंने इस नारे पर कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया था। एक बार फिर केशव मौर्य के उस बयान को सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी कोई उद्बोधन करते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो उस पर मुझसे टिप्पणी क्यों लेना चाहते हो? या आपस में लड़ाना चाहते हो क्या मीडिया के मित्र मेरे? आपको क्या लगता है सर? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी बोलते हैं, अगर उसमें कोई सवाल है तो मुख्यमंत्री जी से करना चाहिए। बाकी हम सब लोग मिलकर के प्रदेश के लिए काम करते हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान को लेकर यूपी से दिल्ली तक बड़ा तूफान उठा। इससे पहले अजित पवार के बयान को लेकर भी कई दिनों तक महाराष्ट्र से दिल्ली तक हंगामा मचता रहा। अजित पवार का वो बयान भी एक बार फिर सुनिए, क्या कहा था बटेंगे कटेंगे वाले नारे पर। वो गलत है। वो मुझे क्या बटेगा कटेगा यही वर्ड यूज करने का महाराष्ट्र में तो कोई अर्थ है ही नहीं, ऐसा मेरा खुद का कहना है कि मुझे वो अपने महाराष्ट्र के लोग अलग, उनकी सोच अलग है। शायद यूपी के, बिहार की, मध्य प्रदेश की, वहाँ के लोगों की सोच अलग हो सकती है, वो उनका अधिकार है। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं चलता। हमारे महाराष्ट्र में शिव शाहू फुले आंबेडकर की विचारधारा, शिव यानी छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, इनकी विचारधारा चलती। जी हाँ, तो ये जो नारे लगने शुरू हुए, बटेंगे तो कटेंगे से शुरू हुआ ये नारा जो योगी ने ही सबसे पहले दिया था, आज आते आते चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उन्होंने इसे न बटेंगे न कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे तक पहुंचा दिया। तो क्या ये कोई दबाव का नतीजा था या फिर इस नारे के मतलब तक वो पहुंचाना चाह रहे थे अपने मतदाताओं को? आइए, मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए संजय कुमार हैं, चुनाव विश्लेषक CSDS से। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका लाइव टाइम्स पर। ये जो आज दिलचस्प तस्वीरें सामने आई, सबसे पहले तो एक रहेंगे, एक हैं तो सेफ हैं को राहुल गांधी ने जो डिफाइन किया और उसके जवाब में जो बीजेपी लेकर सामने आई, क्या दरअसल इन सब चीजों का मतदाताओं पर असर होता है क्या? देखिए, जिस नारे का जिक्र अभी आप कर रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, काफी समय से ये नारा चल रहा है। और जब नारा काफी दिनों से चलता रहे तो जनता की जुबान पर चढ़ जाता है, और जब जनता की जुबान पर कोई नारा चढ़ जाता है तो कुछ ना कुछ उसके इर्द गिर्द मोबिलाइजेशन होता है, या तो काउंटर मोबिलाइजेशन हो, उसके पक्ष में भी हो। लेकिन जो राहुल गांधी का जो आप जिक्र कर रहे हैं, वो बिल्कुल चुनाव के ऐन वक्त पर वो एपिसोड हुआ, और वो बहुत ही अर्बन वोटरों पर तो कुछ ना कुछ प्रभाव डालेगा, अर्बन वोटरों के बीच में है। लेकिन चूंकि एकदम चुनाव के ऐन वक्त पर आखिरी मिनट पे हुआ, तो गांव गांव तक वो बात जाएगी नहीं, दूर तक। तो जो पहला नारा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उसकी चर्चा तो बहुत हुई है। अब सवाल यह है कि सिर्फ चर्चा के सहारे हम ये मान लें कि इसका सिर्फ पार्टी को फायदा ही फायदा होगा, तो मुझे लगता है ऐसा मानना शायद थोड़ी सी गलती होगी। फायदा भी होता है, आपको नुकसान भी होता है। अब तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि कितना फायदा और कितना नुकसान। जी, और एक दिलचस्प बात यह भी आज दिखाई पड़ी कि अब तक योगी जी जहां जहां गए, सबसे पहले बटेंगे कटेंगे वाले नारे को उन्होंने ही दिया था। विनोद जी, आप जुड़ गए हैं क्या मेरे साथ? विनोद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, मैं विनोद जी को भी ले लेता हूं डिस्कशन में और फिर आपके पास लौटता हूं। विनोद जी, बटेंगे तो कटेंगे से शुरू हुए थे योगी आदित्यनाथ, और प्रचार के आखिरी दिन उन्होंने कह दिया कि न बटेंगे न कटेंगे। क्या इसमें क्या हुआ? सहयोगी या अपनों का दबाव आया? ये ट्विस्ट कैसे आ गया? विनोद जी, आप म्यूट हैं, आपको अनम्यूट करना होगा खुद को, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। नहीं, अभी भी नहीं आ रही है। चलिए आप जी बताएं। नो, नॉट येट। अब आ रही है बात? हाँ, अब आ गई जी। बताएं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि देखिए, बात यह है कि न पहले उन्होंने कुछ गलत कहा था, न अब कुछ गलत कहा है। सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन और समझने वाली बात है। बात यह है कि जब वो उन्होंने कहा था कि अगर वास्तव में अगर कोई बटेंगे तो डेफिनेटली कटेंगे, जो हमारी जो पूरी ग्लोबल हिस्ट्री रही है,
और अब उन्होंने कहा कि ना हम बटेंगे और ना हम कटेंगे। ये यानी हिंदू समाज को नहीं बल्कि पूरे देश को एकाकार करने के लिए पूजनी योगी जी का एक स्वप्न है और वो साकार होते हुए नजर आ रहा है। अब हिंदू समाज एकजुट हुआ है, एकात्म हुआ है और इस संस्कृति के लिए, भारत की स्वाधीनता के लिए, भारत के स्वत्व की रक्षा के लिए अब एक हुआ है। निस्संदेह वो एक ही रहेगा। मैं भी ये आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा संपूर्ण भारत के लोगों से कि एक रहें तो ही नेक रहेंगे, अन्यथा तो जो विभाजनकारी शक्तियां जैसे पिछले 1000 वर्षों से हमारे ऊपर आक्रमण करती चली आ रही हैं, हमें जाति, मत, पंथ, संप्रदाय, भाषा और भूगोल के आधार पर बांटती रही हैं, वो जो है अभी भी बंटवारे का सिलसिला जारी रहेगा अगर हम कहीं विखंडित हो गए तो इसलिए हम विखंडन की स्थिति में नहीं जाना, हिंदू समाज को एक रहना है। नहीं, इसमें तो खैर विरोधी सवाल है कि कई स्तरों पर बंटने की बात समझने की बात लोग कर रहे हैं। क्या देश के बंटने की बात कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिक्र किया कि आज़ादी के समय में देश बटा था, अब नहीं हम बटेंगे, या फिर हिंदुओं के बंटने की बात, जातियों के बंटने की बात, किस बंटने की बात हो रही है यहाँ पर? देखिए, ये सारी चीजों की बात है और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो देखिए, जब हिंदू बटेगा तो देश भी बटेगा। अजय जी, ये सच्ची बात है। और देखिए, बहुसंख्यक हिंदू समाज को बांटने की जिस तरह से और काटने छांटने के प्रयत्न कांग्रेस की सरकारों के द्वारा पिछले दशकों से हुए हैं, ठीक है, आप देखिए कि 1000 वर्षों से हम उस गुलामी की रेखा को झूलते चले आ रहे हैं। पहले मुगल, फिर अंग्रेज और उसके बाद में अंग्रेजी मानसिकता का शिकार हिंदू समाज हमेशा से रहा है। तो ये जो जिस तरह से वो होता रहा है, चलिए, आपकी बात से संजय जी इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं, मैं उनसे भी समझूंगा। और योगी जी के बयान में ये बदलाव क्या है, मतलब समझा रहे हैं या फिर दबाव है? क्योंकि मैं कुछ और इस बीच सुनाऊं आपको कि किसने क्या कहा। विरोधी योगी पर जमकर इसको लेकर के पलटवार भी करते रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने योगी के नारे पर भी जवाब दिया था, जरा इसे भी सुनिए। शिवसेना प्रमुखांनी आपल्याला आदेश दिलेला आहे, जो कोणी महाराष्ट्रापासून मुंबई तोडण्याची गोष्ट करेल किंवा तसा प्रयत्न करेल, तो कोणी असला तरी त्याच्या देहाचे तुकडे केल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही, ही शिवसेना प्रमुखांनी दिलेली आपल्याला शिकवण आणि आपल्याला आदेश आहे। मी देवेंद्र फडणवीस आणि सगळ्यांना सांगतोय की तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे, जरूर काटेंगे। और कांग्रेस अध्यक्ष ने भी इस बयान पर जो अपनी टिप्पणी की थी, एक बार उसे भी सुनिए। मिलके रहने वालों को मोदी बोलते हैं, एक है तो सेफ है बोलते। अरे भाई, सारा हिंदुस्तान एक है, सिर्फ तुम्हारे को छोड़ के। मोदी को और वो योगी एक आए बीच में, किधर से टपका मालूम नहीं, वो खुद के पास वहां पर बच्चे मर रहे, हॉस्पिटल में जल रहे, उनकी चिंता उनको नहीं है। वोट के चिंता के लिए यहां आकर बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। कौन बांट रहा भाई? किसको काट रहे आप? बांटने वाले भी आप ही है। आरएसएस, बीजेपी और योगी जैसे लोग, ये काटने वाले भी वही है। हम देश के लिए एकता चाहते हैं। संजय जी, राजनीति में तो सारी बातें प्रतीकों की होती है और उसी के जरिए संदेश देते हैं हमारे तमाम नेता। सवाल यह है कि ये जो योगी जी के बयान में आज का बदलाव है वो क्या है, उसका मायने क्या है? क्या जो केशव मौर्य साहब से कल परसों सवाल पूछा गया इस बयान को लेकर, उन्होंने कहा योगी जी से जाके पूछिए, वो कुछ कह रहे हैं, इस पे हमसे आप क्यों जवाब ले रहे हैं? अजीत जी के बयान को भी आप जानते हैं, अशोक चौहान तक ने भी क्या बयान दिया है ये भी हम जान रहे हैं। क्या है ये बदलाव? है दबावों की वजह से? अजय जी, मुझे तो नहीं लगता कि कोई बदलाव है, उसी बात को एक दूसरे तरीके से रख रहे हैं। ये जरूर है कि जो पहले का उनका जो स्टेटमेंट था वो ज्यादा धारदार था और वो चुभने वाला लगता था, बटेंगे तो कटेंगे, उसको उन्होंने, वो एक तरह से नेगेटिव जैसा था, उसको बदल दिया उन्होंने। तो मैसेज वही है, मैसेजिंग वही है, मैसेजिंग का तरीका थोड़ा सा बदला है और मुझे लगता है निश्चित रूप से ये इसी के लिए बदला है क्योंकि उन्हें लगा कि उनके सहयोगी दल के लोगों को भी इस तरह के धारदार
जो बयानबाजी है उस पर कुछ ना कुछ आपत्ति हो रही है। और कहीं ना कहीं इस बात का आभास हुआ होगा कि जब नेताओं को आपत्ति हो रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जनता के बीच में भी कुछ समुदाय या कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिन्हें ये चीज पसंद नहीं आ रही होगी। तो इसी धार को उन्होंने कम किया है। जी। मतलब ये अगर उदाहरण दूं, मान लीजिए कोई चाकू है तो उसकी धार को कम किया, लेकिन औजार तो वही है, तो कोई फर्क तो नहीं। कहीं अपनी ही ना उंगली कट जाए तो इसलिए धार को थोड़ी सी कम कर दिया धार को, कि ज्यादा देखिए, तेज हो गया था चाकू। औजार का किसी भी चीज का इस्तेमाल की बात होती है। आपने कहा अपनी ही उंगली ना कट जाए, जी तो कोई चाकू है फल सब्जी काटते हुए जी। कभी कभी कट जाती है, लेकिन ज्यादातर आप सफलता से फल सब्जी को काट पाते हैं। और कभी कभी चूक हो जाती है। जी। अब ये पता नहीं इस वक्त की चूक हो रही है या नहीं हो रही है, या आप मतलब जो आपका मकसद है, आप जो मैसेजिंग करना चाहते हैं, जी। जो बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को एक संकेत दिया जा रहा है कि साथ रहें, इसका कितना असर दिखाई पड़ता है ये तो चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को बताएंगे। बिल्कुल विनोद जी, लेकिन आज राहुल जी एक हैं सेफ हैं का एक मतलब लेकर सामने आए। उन्होंने एक जो सेफ होता है, लॉकर होता है जिसमें हम सामान रखते हैं, वो लेकर आए और उसमें से खोल के निकाला तो निकला कि एक है तो सेफ है में मोदी जी और अडानी साहब एक फोटो में दिखाई दे रहे हैं कि दोनों एक है तो सेफ है। ये मतलब है क्या? देखिए, तिजोरी में कांग्रेस ने क्या भरा है ये दुनिया को पता है। हिंदुओं के स्वाभिमान को, हिंदुओं के स्वत्व को, हिंदुओं के आस्था के केंद्रों को, वो सबको चुरा करके ये कांग्रेस ने अपनी तिजोरियां भरी हैं। हिंदुओं के पैसे को लूट करके, हिंदुओं के जो आस्था और विश्वास के केंद्रों को कलंकित करके ये कांग्रेस ने जो अपमान किया है, जो घोर जो मैं कहता हूं कि अपराध किया है, उसकी सजा तो कांग्रेस को भुगतनी पड़ेगी। वो कहते कितने ही रहे, और ये बात सही है कि एक हैं तो सेफ भी हैं, और ना हम कटेंगे ना हम बटेंगे, ये बात भी सही है। अब ये बात जो अब हिंदू समाज को समझ में आने लगी है कि जो कांग्रेस के कुकर्म हैं पिछले कुछ दशकों में जो हमें देखने को मिल रहे थे, वो अब सामने सामने एक्सपोज हो गए। अभी तक ये छुप के बार करती थी, अब ये कांग्रेस नंगी हो चुकी है। ये बात आप देखिए कि जिस तरह से ये जो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को आप कुछ भी कहिए, लेकिन आरएसएस को जहरीले सांप की तुलना करना, ये तो वैसे ही है ना जैसे कि अगर कोई हाथी मदमस्त तरीके से अपने चल रहा है, जो शाकाहारी जीव है, और उसके पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं, अब वो सोच रहे हैं शायद भौंकने से मैं हाथी की चाल को रोक पाऊंगा, उसको मोड़ पाऊंगा, तो वो उनको ठीक नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं शब्द चयन में थोड़ा सा सावधान रहे तो बेहतर। आप तो विनोद जी सनातन और संस्कृति के संरक्षक के तौर पर खुद को मानते हैं, बताते हैं और हैं भी, तो शब्दों के चयन में हम लोग अगर मर्यादित रहेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। खास करके लाइव टाइम्स पर हम लोग बहस इसलिए नहीं कराते हैं। अच्छा जी, मैं देखिए, मैं जो बोलता हूँ बड़ी मर्यादा के साथ ही बोल रहा हूँ, अभी भी गलत नहीं बोल रहा। देखिए, जो व्यक्ति अगर हमारे को समाप्त करने की कोशिश करना चाह रहा है, जो कुचलने की बात कर रहा है, अमर्यादित तो वो है ना जी। मैं तो ये कहा हूं, मैंने तो एक कहानी बताई है कि भाई उनको शब्दों से समझ में आ जाए ना कम से कम, कभी कुत्ते में और हाथी में क्या अंतर होता है। और देखिए, 2 बार 3 बार जो उन्होंने प्रतिबंध लगाने की कोशिश करी, हमेशा मुंह की खाई, और संघ को न कोई आज तक रोक पाया और न ही रोक पाएंगे ये। ठीक है, लेकिन जिस तरह से कुचलने की बात कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है ना जी। ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बड़ी अच्छी बात यह है कि चुनावी राजनीति में हमारी पार्टियां लगता है कई बार काफी जोश में बहुत कुछ आगे तक चली जाती हैं, लेकिन शायद थोड़ी देर के लिए भूल जाते हो कि जनता सब देखती है और समझती भी है। भारत की जनता बड़ी इस मामले में मैच्योर रही है, बहुत पहले से ही और आज भी है, और वो तय कर देती है कि क्या सही क्या गलत है। तो आपको क्या लगता है संजय जी कि जो मुद्दों का शोर हुआ पूरे चुनाव के दौरान, खासतौर से महाराष्ट्र के दंगल में, झारखंड में और उपचुनावों में, तो 2-3 मुद्दे बड़े हावी रहे, चाहे वो वोट जिहाद की बात हो, धर्मयुद्ध, पिछले कल तक ये इसका शोर सुनाई दे रहा था, आज ये सब हमने देखा कि करप्शन को भी लाया गया। कौन से मुद्दे हावी नजर आ रहे हैं आपको? लोगों के मुद्दे बचे या इन्हीं मुद्दों में खो गए लोगों के मुद्दे? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इन मुद्दों में लोगों के मुद्दे खो गए हैं। ये मुद्दे शोर जरूर कर रहे हैं ज्यादा, और ज्यादातर शोर शहरी इलाकों में इन मुद्दों का है। इन मुद्दों के सहारे एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, एक माहौल बनता है, और जिसका फायदा पार्टी को कुछ ना कुछ होता है, नुकसान नहीं होता है। लेकिन असल चुनावी मुद्दे जनता के मुद्दे होते हैं। तो महाराष्ट्र में ये बड़े मुद्दे आपको कहीं ना कहीं छिटपुट इधर उधर दिखाई जरूर पड़ेंगे, लेकिन अलग अलग इलाकों में जाएं, अगर आप कुछ इलाकों में जाएं तो किसानों का मुद्दा बहुत हावी है।
कुछ शहरी इलाकों में इस बात की भी चर्चा हो रही है, जिस बात की बार बार चर्चा होती है कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जो पहले मुंबई में लगने चाहिए थे वो कुछ गुजरात में चले गए, कुछ इसकी शोर हो रही है। महंगाई और बेरोजगारी की मार जो है या जनता जिससे त्रस्त है वो हर चुनाव में होती है, इन चुनाव में भी इसकी भी गूंज सुनाई पड़ रही है। तो अलग अलग इलाकों में आप जाएंगे और मुझे लगता है कि किसानों की जो दिक्कत है, किसानों की जो समस्या है, वो एक बड़ा मुद्दा बन करके इन चुनाव में निश्चित रूप से गांव ग्रामीण इलाकों में आपको दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल। और जो अभी विनोद जी जो बातें कह रहे थे, सांप वाली बातें बता रहे थे, तो इस पर भी दोनों पक्ष की तरफ से कैसे वार पलटवार हुआ है उसको भी सुन लीजिए। क्या संबित साहब ने, क्या खड़गे साहब ने कहा था, एक नजर। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी सुभान अल्लाह। मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी बोल रहे हैं मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी सांप बोल देता हूं। अरे बीजेपी सांप नहीं है, साफ है, साफ। आपने हमें सांप कहा, कुचलने की बात कही। अगर हमने कह दिया होता तो अभी तक आप यूनाइटेड नेशन और सोरोस अंकल और चाइना सब जगह जाके कंप्लेन कर दिए होते कि डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है। और आप हमें सांप कहेंगे, हमें कुचल देने की बात कहेंगे, मार देने की बात कहेंगे, और हम कुछ ना कहें। हम इतना ही कहेंगे कि ये आपातकाल की मानसिकता है। विनोद बंसल जी, तो आपने चर्चा छेड़ी दी तो हमने वो बातें सुना भी थी। तो ये कहना क्या चाह रहे थे खड़गे साहब? क्यों आप उनको विषैले नजर आते हैं? मतलब आपसे मेरा मतलब है, आप बीजेपी नहीं है लेकिन परिवार एक ही है, संघ परिवार है, संघ का भी नाम लिया उन्होंने। देखिए विश्व परिषद भी इस पूरी राजनीति से एकदम अपने आप को अलग रखता है। हमने कभी कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते या कोई राजनीतिक बयानबाजी से हम बहुत पीछे रहते हैं। हमारा राजनीति से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अरे विनोद जी, थोड़ा सा क्रेडिट तो ले लीजिए। मैं माफ कीजिएगा, रोक रहा हूं आपको, लेकिन थोड़ा सा क्रेडिट तो आप ले लीजिए। आपके आंदोलन से बीजेपी 2 से कहां पहुंच गई आज देखिए। आप कोई क्रेडिट लेने को तैयार नहीं है। राम अयोध्या का आंदोलन, राम मंदिर का आंदोलन, सब आपका। नहीं अजय जी, देखिए बात यह कि हम क्रेडिट और डेबिट के चक्कर में नहीं रहते। हमारा ये कहना यह है कि हमने समाज के लिए काम किया, देश के लिए काम किया, और देश ने हमें वो साथ दिया। और करोड़ों जो लोग हैं देश के, वो हमसे जुड़े, उस आंदोलन के माध्यम से राजनीति से जुड़े, और राजनीतिक लोगों ने उसका फायदा उठाया, निस्संदेह मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस उस फायदे को नहीं उठा पाई। हमने तो कई आंदोलन के कई हिस्सों में हमने कांग्रेस को भी बुलाया था, लेकिन दुर्भाग्य से चूंकि हिंदुद्रोही कैरेक्टर है ना उसका, और वो जो रामद्रोही कैरेक्टर है, वो उसको वहां आगे नहीं आने दिया। आपने देखा होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी एक अंतिम अवसर इनको मिला था, लेकिन वहां भी 25 वकीलों की फौज कांग्रेस ने खड़ी कर दी राम जी के खिलाफ। तो आखिरकार ये रामद्रोही कैरेक्टर, और राम मंदिर बनने के बाद भी आप देखो किस तरह से धीमा मस्ती इन्होंने की थी। इनके नेताओं को बुलाया था हमने, आपको याद होगा, हमने कांग्रेस अध्यक्ष को भी बुलाया था और बाकी लोगों को बुलाया था कि आप आइए, राम मंदिर में कम से कम जो कुछ हो गया उसको भूल जाइए, अब आपके पाप धुलने का समय आ गया। लेकिन वहां भी वो बाबरवादी मानसिकता कांग्रेस की नहीं गई। तो आप देखिए, जो राम जी के साथ है वो राष्ट्र के साथ है, और जो राष्ट्र के साथ है राष्ट्र उसके साथ है। ये अजय जी, आपने आपके सभी शुद्धि दर्शक अच्छी तरह ये बात उनको जहर क्यों लगती है? देखिए राकेश जी, ये बात वही तो बात है, ये बात उनको जहरीली लगती है। क्योंकि राम के बाण जो है ना, जो उनको चुभते हैं। असल में राम जी के तीर के आगे जो जहर छुपा हुआ है ना, वो रावण जैसी मानसिकता को मारता है। राम जी ने भी कभी पहला प्रहार नहीं किया। देखा राम रावण युद्ध, उन्होंने उस जहरीले बाणों को काटा था। और हिंदू समाज भी वैसा ही है। हिंदू समाज ने अनेक अवसर दिए इनको, लेकिन कांग्रेस का जो हिंदुद्रोही कैरेक्टर है, जो राष्ट्रद्रोही कैरेक्टर है,
वो बार बार इनका पिंच करके इनको आगे आने नहीं देता, और वो वही विशेष सर्कल में फंसी रहती है कि आप हिंदू द्रोह करो, जिहादियों को खुश करो और राष्ट्र के साथ दुराव करो और अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। आप देखिए कि ये जो है ना, अनेक अवसर आने के बावजूद वो सारे अवसर गंवा दिए, और अभी भी जो है ना वो जो भारतद्रोही कैरेक्टर से कांग्रेस बाहर नहीं निकल पा रही है, और यही इनके बयान का कारण होगा। मैं कहता हूं जी, ये जो कांग्रेस अध्यक्ष का जो बयान है वो आत्मघाती बयान है। कम से कम देखिए, छोटभैया नेताओं की बात तो समझ में आती थी कि कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोला, अब तक सारे नेता बोलते थे, लेकिन अब तो अध्यक्ष ही काटने मारने और उनको कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। अब हिंदू समाज को कुचलोगे तो भैया अजय जी बोलना तो मुझे भी पड़ेगा। मैं थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ, हिंदू समाज को कुचलने की बात नहीं कह रहे हैं, वो बीजेपी और संघ परिवार की बात कह रहे हैं, को कुचलने की बात कर रहे हैं वो तो संघ, भाई संघ परिवार क्या है? संघ परिवार समाज का हिस्सा है, और समाज के साथ खड़ा हुआ है। आप देखिए कि संघ के साथ, वैसे ही संघ परिवार समाज का हिस्सा जैसे कांग्रेस भी हिस्सा है, तो जी मतलब ये लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि सभी है, लेकिन समाज का हिस्सा नहीं बचा, वो तो समाजद्रोही, वो तो समाजद्रोही बन चुकी है, अब समाज का हिस्सा नहीं है जी, वो गलत फहमी आपकी। कभी थी कांग्रेस जो समाज के साथ खड़ी थी, अब समाजद्रोही कांग्रेस बन गई है। हाँ, मैंने आप उनको जहर नजर आते हैं, वो आपको समाजद्रोही नजर आते हैं, लेकिन संजय जी जनता भी क्या, मुझे जहर नहीं नजर आता, मैं जहर नहीं मानता अजय जी, मैं उनको जहर नहीं मानता, मैं तो ये कहता हूँ नहीं, आप उनको जहर नजर आते हैं। मैंने कहा आप नहीं मानते हैं, आप उनको जहर नजर आते हैं, आपको वो समाजद्रोही नजर आते हैं, रामद्रोही नजर आते हैं। लेकिन संजय जी, मैं तो अभी भी प्रार्थना करूंगा उनसे, सभी कांग्रेसियों को, कभी संघ की शाखा ओपन पार्क में लगती है, दुनिया भर में लगती है, क्लियर कट खुले में लगती है, आप आइए ना, माँ भारती की आराधना हम भी करते हैं और आप भी करिए। नहीं, जाना चाहिए और जानने में क्या है, तो संघ की सिर्फ प्रार्थना को समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है संजय जी, क्या फिर मैं आपसे वही सवाल करता हूं, आप तो एक विश्लेषक के नजरिए से, एक एनालिस्ट के नजरिए से, आप डेटा के आधार पर एनालाइज करते हैं इलेक्शंस को CSTS में, क्या ऐसे शब्द, इस तरह के प्रतीक, इस तरह के हमले, जिसको मैं कह सकता हूं कि जहरीले हमले कह सकते हैं आप सीधे जनता पचाती है, किस तौर पर देखती है? देखिए, इससे, इस तरह के हमलों से या इस तरह के तीखे वाणों से आप दूसरे पक्ष के वोटरों को अपनी ओर ज्यादा नहीं लुभा पाते, लेकिन ये जरूर है कि जो आपके वोटर होते हैं, आपके समर्थक होते हैं, उनमें उत्साह पैदा होता है, वो उत्साहित होते हैं और चुनाव प्रचार में पूरा दमखम लगाते हैं, जिसका अपना महत्व है। मान लीजिए आपके पार्टी के समर्थक, आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश न पैदा हो, तो जोश नहीं पैदा होने से पार्टी को कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। तो ये लगता है कि पार्टी डट के मुकाबला कर रही है अपने प्रतिद्वंदी का और किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं है। तो अपने समर्थकों के बीच में आपकी साख और बनती है, पैठ उसकी बनती है, और ये दिखाई पड़ता है आप एक पार्टी के समर्थकों को संदेश देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैंने भी और आप जैसा कह रहे हैं, जनता तो समझती है चीज़ों को, जनता तय कर लेती है इस मुद्दों के मंथन में, जो तमाम मुद्दे जो आते हैं उभरते हैं तो दोनों तरफ से फेंके जाते हैं, उसमें ये अपनी अपनी पार्टियों को, कार्यकर्ताओं को भले जोश में लाने के लिए कुछ देर के लिए आप ऐसे चकल्लस कह सकते हैं, आप कर लें चुनावी मैदान में। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, संजय जी, आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो चुनाव